Hello, student. Welcome to MacMath Education channel, where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल क्या होता है बच्चों? जो अंदर से होलो होता है, मतलब खोखला होता है, और सारा का सारा जो चार्ज उसे दिया है वो उसकी सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं रहेगा बच्चों। क्लियर ये चीज? उसे बोलते हैं हम थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर का सर्कल आपको दिख रहा है, जो मैं एक स्फेरिकल शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है। उसके ऊपर रेड कलर का पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है हमने थ्री रीजन में। एक पॉइंट लेंगे हम आउटसाइड द शेल, एक बार हम पॉइंट लेंगे जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी है ऑन द सरफेस, एक बार वो पॉइंट इनसाइड लेंगे बच्चों। तो तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देनी है हमने, किसकी? इस शेल की बच्चों। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग गॉस थ्योरम बच्चों। तो गॉस थ्योरम आपको पता है क्या होती है? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी भी क्लोज्ड सरफेस की फ्लक्स कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे निकल सकती है? क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट क्या होता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट के साथ। ठीक है। और नॉर्मली जो फ्लक्स निकलती है, नॉर्मली फ्लक्स होती क्या? फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? फ्लक्स। तो इस आर्टिकल में यही करना है बच्चों, एक बार फ्लक्स ई डॉट डी एस से निकालोगे और एक बार फ्लक्स गॉस थ्योरम से निकालोगे। तो सबसे पहले केस वन, एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। इस केस में बच्चों हमने एक पॉइंट लिया है P, जो शेल के बाहर है, जिसका शेल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है? स्मॉल आर बच्चों। और शेल का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा वो P पॉइंट, खुशनसीब पॉइंट जिसपे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर बच्चों। और ये जो शेल है उसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर बच्चों। अब फ्लक्स अगर आपने गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालनी है तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स के लिए क्लोज सरफेस लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, उस पी पॉइंट को एक क्लोज सरफेस के ऊपर रखूंगा। तो इस क्लोज सरफेस को मैंने गॉसियन सरफेस का नाम दिया है, और गॉसियन सरफेस इस केस में कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। एक स्फेयर को अंदर इनक्लोज करने के लिए दूसरी गॉसियन सरफेस ली मैंने, जो भी क्या है? स्फेयर है। ठीक है। तो ये ग्रीन कलर की जो सरफेस है ये क्या है? गॉसियन सरफेस है। ठीक है। तो अब आपने फ्लक्स निकालनी है। तो फ्लक्स आपको पता है कि फ्लक्स होएगी ई डॉट डी एस, एक ये मेथड है। दूसरा क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों मेथड से फ्लक्स निकल सकती है ना, तो दोनों मेथड को एक साथ चलाते हैं साथ में। एक बार ई डॉट डी एस से निकालना है, एक बार क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अब यहां पे मैंने क्या किया, इस पी पॉइंट पे एक छोटा सा सरफेस ले लिया। ठीक है। अब इस सरफेस पे ई डॉट डी एस है बच्चों, तो जब डॉट प्रोडक्ट ओपन होगा तो यहां पे बीच में कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा इज एंगल बिटवीन, यहां पे जो थीटा होगा वो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो उस डीएस छोटे से सरफेस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन चाहिए और एरिया वेक्टर की भी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो आपको पता है क्या होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बच्चों होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होगी, बाहर की तरफ। और बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों, तो एक स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है बच्चों, बाहर की तरफ ऐसे होती है, इस तरह, ऐसे, ऐसे, ऐसे। फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे, ऐसे। ठीक है। रेडियली आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस बच्चों। क्लियर? तो अब देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे जो हमने सरफेस ली है, छोटी सी सरफेस जो मैंने डीएस ली है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रही है, थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और इसके ऊपर ही ये मैंने बना दिया एरिया वेक्टर, है ना। दोनों क्या है? पैरेलल। दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? दोनों के बीच का एंगल है 0, 0। ये चीज आ गई बच्चों। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल गई, क्योंकि पूरी जो गॉसियन सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि हर एक पॉइंट का स्फेरिकल शेल से जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इसलिए बाहर आ गई। अंदर बचा सिर्फ ds cos 0 कितना होता है? 1। यहाँ पे क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट अभी ऐसे ही चला दो।
ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप फ्लक्स को अलग अलग भी निकाल सकते हो। पहले आप फ्लक्स ई डॉट डी एस से निकाल दो, उसके बाद फ्लक्स क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट से निकाल दो, फिर दोनों को इक्वेट कर दो, जैसे मैंने पिछली एप्लीकेशंस में की है। ठीक है। तो यहाँ पे अब डीएस का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मतलब ऐसे डीएस सारे छोटे छोटे पीसेस जो गॉसियन सरफेस के होंगे उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो अगर आप गॉसियन सरफेस के सारे एरिया को कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे निकलेगा बच्चों, गॉसियन सरफेस कैसी सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। यहाँ पे रेडियस गॉसियन सरफेस का लेना है, क्योंकि फ्लक्स आप गॉसियन सरफेस की निकाल रहे हो, शेल की नहीं निकाल रहे। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्यू नेट की बात करें बच्चों, तो इस गॉसियन सरफेस की, जो ये ग्रीन कलर की गॉसियन सरफेस, खूबसूरत गॉसियन सरफेस जो पड़ी है, उसके अंदर कितना चार्ज है, उसके अंदर पड़ा है चार्ज्ड शेल। जितना चार्ज उस शेल के ऊपर है वो सारा का सारा गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर ट्रैप किया हुआ है ना। तो हमने ये मानना है कि उस शेल के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे क्यू नेट भी कितना आ गया, कैपिटल क्यू। ठीक है। तो ये कितना चार्ज पड़ा है, ये कैपिटल क्यू चार्ज पड़ा हुआ है उस पूरे शेल के ऊपर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, 1/4πr² बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको सिमेट्रिकली आप लिख सकते हो 1/4πε0 क्यू बाय r² बच्चों। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। ये उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है जो पॉइंट शेल से क्या होएगा, बाहर होगा। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इस क्यू चार्ज को जो शेल के ऊपर है उसको उठा के इकट्ठा करके, सारा छोटा छोटा इकट्ठा करके यहां रख दूं, यहां पे सारा इकट्ठा, तो इस क्यू चार्ज की इस पी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है बच्चों, स्मॉल आर। तो इस क्यू चार्ज की अगर आपने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है नॉर्मल फॉर्मूले से, तो वो क्या होती, वो होती 1/4πε0 पूरा क्यू चार्ज जो सेंटर पे पड़ा है डिवाइडेड बाय पॉइंट का डिस्टेंस जो आर, नीचे स्क्वायर होता है उसका। तो बच्चों कहते ध्यान से देखो, कहते जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड शेल पे पड़े क्यू चार्ज ने पी पॉइंट पे एग्जर्ट की है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम जो है वो अगर पूरा क्यू चार्ज सेंटर पे आ जाए तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वो पूरा चार्ज जो सेंटर पे पड़ा है वो किस पे करेगा, एग्जर्ट करेगा पी पॉइंट पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। जितना शेल पे पड़े क्यू चार्ज ने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूरा क्यू चार्ज सेंटर पे रख दो तो वो पी पॉइंट पे जनरेट कर देगा। समझ लगी ये बात, तो ये लाइन मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है। और एक और बात बच्चों, अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके जरूर फॉलो करिए, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है मेहता एजुकेशन चैनल, आप टाइप करना और आपके सामने टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। क्लियर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। अब सेकंड केस है बच्चों, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। अगर वो पॉइंट सरफेस के ऊपर आ जाए तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, पहले पॉइंट बाहर था, अगर वो पॉइंट शेल के ऊपर आ गया तो उस केस में स्मॉल आर एंड कैपिटल आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा ना, पहले बाहर था अब तो शेल के ऊपर ही है, तो आप पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ द शेल। तो आप फॉर्मूले में बस क्या कर दोगे, 1/4πε0 क्यू बाय, आप नीचे क्या कर दोगे, कैपिटल आर का स्क्वायर लिख दोगे बच्चों। समझ गए ये बात, क्लियर हो गई ये चीज। उसके बाद बच्चों कई बार इस रिजल्ट को सिग्मा में लिखा जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है। तो आप यहां से चार्ज क्यू था वो किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया के। तो आप इस रिजल्ट में क्यू की जगह ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो, एरिया की जगह क्या आ जाएगा, 4πr², कैपिटल R²। ठीक है। क्योंकि इस केस में चार्ज है वो किस एरिया में पड़ा है, वो शेल के ऊपर ही पड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप ये भी रिजल्ट में यहाँ पे वैल्यू को पुट कर सकते हो। जब वैल्यू इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा सिग्मा 4π कैपिटल R², यहाँ पे R², ये कट गया 4π, ये कट गया, कितना आंसर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर ये चीज, ये भी यूज कर सकते हो, नोट अ बिग डील। ठीक है।
उसके बाद है बच्चों थर्ड केस, एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल। अब जो पॉइंट है वो शेल के अंदर है, मतलब इस केस में पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से कम होगा। तो यहाँ पे वही बच्चों सेम, मैंने ये रहा हमारे पास हमारा खूबसूरत शेल, उसके अंदर ये पी पॉइंट है, तो पॉइंट को लेना पड़ेगा गॉसियन सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक छोटा आर रेडियस की गॉसियन सरफेस भी कंसीडर कर दी। क्लियर? अब वही काम करना है, पहले आप फ्लक्स निकालोगे गॉसियन सरफेस की, ठीक है, फ्लक्स इज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है, तो ये निकलेगी ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या करते थे हम, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेते थे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल आता था वो कितना होता था, कॉस जीरो होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाती थी, ये डी एस कॉस जीरो वन, तो डी एस की क्या बन जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर, एज सच इन केस नंबर 1। अब दूसरा आप फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते थे, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, ये करते थे ना। एक तो ये फ्लक्स निकल गई, दूसरे फ्लक्स के लिए क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू नेट क्या होता था कि कितना नेट चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर है। अब मुझे बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है बबुआ, चार्ज तो ऊपर बड़ा है, अंदर तो है ही नहीं चार्ज। तो इस केस में जो नेट चार्ज है वो जीरो है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज जीरो, क्योंकि चार्ज तो ऊपर बड़ा है। तो इसका मतलब फ्लक्स हो गया जीरो, ठीक है। तो अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल हो गई, जीरो के। यही होगा ना, 1 and 2 को इक्वेट करोगे आप, जब इसे और इसे इक्वेट करोगे तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो इसका मतलब शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठेंगा ठेंगा ठेंगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पे सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद डिस्टेंस बढ़ता जाता है, बाहर जाओगे तो सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और आपने देखा है फर्स्ट केस में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली है ना। तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ठीक है, सबसे ज्यादा सरफेस पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सरफेस, क्योंकि उसके अंदर तो जीरो ही है, सरफेस पे मैक्सिमम होगी, उससे और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो इसकी एक खूबसूरत सी डायग्राम आपको दिख रही होगी अब स्क्रीन के ऊपर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बता रहा है सेंटर ऑफ द शेल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये पॉइंट है सरफेस, जिसका यहां से डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, सेंटर से, है ना। तो इससे पीछे पीछे जो भी है वो सारा क्या है, वो शेल के अंदर की बात हो रही है ना। कैपिटल आर से डिस्टेंस जब तक कम होगा तब तक आपका जो डिस्टेंस है वो शेल के अंदर ही, आपका जो पॉइंट है वो शेल के अंदर ही है। और जब तक पॉइंट शेल के अंदर है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी ब्लू कलर की कर्व नहीं दिख रही, क्योंकि इस डिस्टेंस के पीछे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचे, सरफेस पे पहुंचे तो यहाँ पे देखिए ये आ गई ब्लू कलर, यहाँ से शुरू होने लगी है ना, यहाँ से शुरू होने लगी है अब, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वो ये रिप्रेजेंट कर दी उसने, कितने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैक्सिमम है जब आपका डिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल होगा, और जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आप सरफेस से दूर जाते जाओगे, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इनवर्सली है किसके, आर के स्क्वायर के। तो इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों?